आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 8 जून के बाद होगा बड़ा अनलॉक, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी की तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को जैसे अचानक दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन लागू किया था, अब वह उसी तेजी से अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर खोलने की जल्दी में है। 4 चरण के 17 दिन वाले लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री अब बिना कोई समय बर्बाद किए अर्थव्यवस्था को वापस तेजी से दौड़ाना चाहते हैं। जो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी झलक मोदी की इस बात से मिलती है कि अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोला जा चुका है। दूसरा बड़ा अनलॉक 8 जून के बाद होगा। प्रधानमंत्री इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि देश को शाश्वत लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश में लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में जोरदार वकालत की है तथा लगातार ये कहा है कि इससे हमें जिन नतीजों की उम्मीद थी वे देश में दिख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मंदिरों में नहीं बजेंगे घंटे, मस्जिदों में नहीं होगा वुजू, गाइडलाइंस कर दी है जारी। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद जारी है। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में दुकानें खोलने और सार्वजनिक यातायात के साधनों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है। अब 8 जून से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी खोले जाने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट एरिया में स्थित सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही 2 दर्शनार्थियों के बीच में 6 फीट की दूरी और सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में किसी को भी घंटी बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ में मूर्ति को छूने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चुनरी आदि को चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मस्जिदों के लिए भी कहा गया है कि लोग अपने घर से ही वुजू करके आना सुनिश्चित करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में 2,36,000 से ज्यादा महामारी के मरीज, अब तक 6,642 लोगों ने महामारी के कारण दम तोड़ दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,36,657 हो गई है, जबकि अब तक इससे दम तोड़ने वालों की संख्या 6,642 हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब तक 1,14,073 मरीज रिकवर हो चुके हैं, यानी कि उनका इलाज सफल रहा और वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को आंकड़ों में 9,851 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 273 लोगों ने दम तोड़ दिया, यानी कि बीते 24 घंटों में 9,887 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटों में 294 लोगों ने दम तोड़ दिया, यानी कि शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को नए केस और दम तोड़ने वालों की संख्या में तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी पर डरा रहा है डेटा, इटली को पछाड़कर छठा सर्वाधिक प्रभावित देश बना है भारत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अनेक क्षेत्र खुलने की वजह से महामारी के संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और पिछले एक सप्ताह में करीबन 61,000 मामलों का उछाल आया है, जिसके बाद से चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगता है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के संकट के मामले में भारत की स्थिति दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है। शुक्रवार को देश ने इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची टॉप 10 में इटली को पछाड़ दिया। अब भारत महामारी प्रभावित देशों की लिस्ट में 7वें से 6ठे स्थान पर आ पहुंचा है, जबकि इटली 7वें नंबर पर आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक महामारी के कुल 2,34,163 केस हैं, जबकि आपको बता दें कि इटली में फिलहाल कुल 2,34,000 सिर्फ 13 मामले हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मोबाइल से करे राशन कार्ड के लिए अप्लाई, ये है तरीका, घर बैठे होगा काम। दोस्तों, आपको बता दें कि आधार और पैन कार्ड की तरह राशन कार्ड भी देश के नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक और राशन मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल के जरिए आसानी से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो आप घर बैठे ऑनलाइन के जरिए ही इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू कर दी गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और राशन कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपने संबंधित राज्य की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड आपके पास नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए की फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच
की पुष्टि करता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 5 जगह जहां ई पैन के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जानिए क्यों। ये दोस्तों आपको बता दें कि तत्काल ई पैन कार्ड सुविधा के लॉन्च के साथ ही नया पैन कार्ड बनवाना न केवल अब आसान हो गया है बल्कि ये कागज रहित है, साथ ही पूरी तरह से मुफ्त भी है। ये दोस्तों आपको बता दें कि आयकर विभाग ने पुराने पैन लेमिनेटेड पैन कार्ड के बराबर ई पैन कार्ड बनाया है, जिसकी 10 अंकों वाली अल्फा न्यूमेरिक कार्ड की PDF कॉपी हार्ड कॉपी जितनी अच्छी है। हालांकि आयकर विभाग के नियमों के तहत हर कोई ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए नया परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों को पहले पैन कार्ड अलॉट किया गया है वे तत्काल ई पैन के लिए अप्लाई करने की सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि 2 पैन कार्ड पकड़े जाते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 272B1 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के लिए कहा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक वैध आधार कार्ड होना ई पैन के लिए अप्लाई करने की शर्त है, क्योंकि आयकर विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI से आपके सभी पहचान वितरण प्राप्त करने और eKYC पूरा करने के लिए डेटा मांगता है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होती और न ही कोई दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थी पूरी कर सकेंगे डिग्री और डिप्लोमा। ये दोस्तों आपको बता दें कि किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाने वाले पुराने विद्यार्थियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय एक और मौका देगा। इसके लिए छात्रों को प्रति कोर्स 2,000 से लेकर 5,000 रुपए का शुल्क देकर फॉर्म भरना होगा। इस दौरान वे अपने पुराने छात्र जिन्होंने विश्वविद्यालय के स्थापना काल से लेकर अब तक यानी कि 2020 तक किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, वे आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी 46वीं बैठक में पुराने छात्रों को यह अवसर प्रदान करने का मौका दिया है। UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को यह अवसर प्रदान किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के इस फैसले से उन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलेगा जिन्होंने किसी कारणवश अपने UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों को बीच में छोड़ दिया था। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राजस्थान में शुरू हुआ कोरोना की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल। यह दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को ठीक करने को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है। कई देशों की कंपनियां दवा के बेहद करीब पहुंचने के दावे कर रही है। इन सबके बीच अब भारत में भी आयुर्वेद की दवाओं का कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर क्लिनिक ट्रायल शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना के मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। यह दोस्तों आपको बता दें कि जयपुर के रामगंज में 12,000 लोगों पर आयुर्वेद की एक इम्यूनिटी की दवा की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय यह ट्रायल क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टीम के साथ मिलकर कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि आयुष मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना को लेकर 4 दवाएं बनाई हैं, जिनमें से एक का नाम है आयुष 64। इसे लेकर आयुष मंत्रालय उत्साहित है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन हुआ और भी आसान, इस ऐप से बनेगा काम। ये दोस्तों आपको बता दें कि आजकल आईडी प्रूफ और रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। ऐसे में आपका आधार कार्ड का हमेशा अपडेट रहना जरूरी है। इससे सबसे जरूरी चीज है कि आपका UIDAI मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन नहीं किया है तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि UIDAI ने आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल के वेरिफिकेशन के प्रोसेस को और भी आसान बना दिया है। अब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का भी वेरिफिकेशन आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास आधार का ऐप M आधार डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में आपको वेरिफिकेशन ईमेल और मोबाइल का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके मोबाइल और ईमेल के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन को लेकर UIDAI ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के मुताबिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आप M आधार ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, जिसके जरिए आपका आधार वेरीफाइड हो जाएगा। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तीसरे चरण के लिए बुकिंग खुलते ही एयर इंडिया के वेबसाइट को मिले 6 करोड़ हिट। ये दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया ने शुक्रवार को वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत अमेरिका और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों के लिए लगभग 300 उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू की। बुकिंग खुलते ही एयर इंडिया की वेबसाइट पर बड़ी संख्या में यात्री टूट पड़े और टिकटों की काफी मांग देखने को मिली। राष्ट्रीय वाहक को अपनी वेबसाइट पर बुकिंग खुलने के 2 घंटे के भीतर ही 6 करोड़ हिट मिले। ये दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के दौरान 10 जून से 1 जुलाई के बीच में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए 300 उड़ानों का संचालन करेगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की तीसरी सीरीज के लिए कीमत तय, 8 जून से निवेश का मौका। ये दोस्तों आपको बता दें कि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का एक और शानदार मौका आपके पास 8 जून से मिलने जा रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 के सीरीज 3 की शुरुआत 8 जून से शुरू होगी, जो 12 जून 2020 तक चलेगी। सरकार ने इस स्कीम के भाव भी तय कर दिए हैं। PTI की एक खबर के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए कीमत 4,677 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक
बैंक ने यह जानकारी दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में कहा था कि सरकार 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 किस्तों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक जारी करेगा। आपको बता दें कि सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। ऐसे निवेशकों को बॉन्ड के निगम मूल्य के तौर पर 4,627 रुपए प्रति ग्राम चुकाने होंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि आंधी तूफान में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद करेगी योगी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जिले में आंधी तूफान व वर्षा से हुई जनहानि पर शुक्रवार को गहरा शोक व्यक्त किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आंधी तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी तत्परता से प्रभावितों को राहत और मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय ये है कि राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार मिर्जापुर में शुक्रवार को आंधी तूफान व वर्षा की वजह से हुए हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया भाजपा, अटकलें हुई तेज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से कथित तौर पर भाजपा हटा दिया है। इसके स्थान पर उन्होंने जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में भाजपा जोड़ा ही नहीं था। हालांकि इस पर भाजपा या सिंधिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 18 सालों तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद सिंधिया ने होली के दिन भाजपा का दामन थामा था। पार्टी में उनके आने के बाद उनके समर्थकों को शिवराज मंडल में शामिल करने और उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनके समर्थक पूर्व विधायकों को उपचुनाव का टिकट मिलने में भी परेशानी हो रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं सिंधिया या उनके समर्थकों की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के असंतोष की खबरें सामने नहीं आई हैं। लेकिन दबी जुबान में लोग सिंधिया को कमतर आंकने की बात कर रहे हैं। यदि ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा हटाने के दावे सच हैं, तो इसे सिंधिया का राजनीतिक दबाव माना जा सकता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सरकार की नीतियों से नाराज ट्रेड यूनियन 3 जुलाई को करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय व्यापार संघ सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 3 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सभी ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया है। इस मुद्दे पर अपना रोष प्रकट करने के लिए ही ट्रेड यूनियन पूरे देश में 3 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मौत पर 50 लाख की मदद, जिंदा रहना है तो खुद ही उठाना होगा खर्च। जाने क्या है पूरा मामला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धाओं की मौत पर उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया है। लेकिन संक्रमित होने पर अस्पताल में लगने वाले खर्च को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस अधिकारी तक को इलाज के रुपयों के लिए साथियों से गुहार लगानी पड़ रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर में करीबन 20,000 कोरोना योद्धा दिन रात काम में जुटे हुए हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के कर्मचारी सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। अब तक 100 से ज्यादा योद्धा संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से गंभीर संक्रमितों को निजी मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। अब उन्हें भारी भरकम बिल थमाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दौर में सरकार दावा करती रही कि कोरोना संक्रमितों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। हाल ही में जब कॉलेज काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा उठा तो अधिकारियों ने कह दिया कि डॉक्टर चाहे तो MRTB और MTH यानी कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अरविंदो या चोइथराम में निजी कक्ष लेकर वे इलाज कराते हैं तो इसका खर्च उन्हें खुद ही उठाना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।